हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हमारी इकोनॉमी की दूसरी क्लास है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। आज हम इन्फ्लेशन को समझने वाले हैं। क्या होता है इन्फ्लेशन, ठीक है। कभी कभी आपने देखा होगा मार्केट में कि आप कोई चीज आप मार्केट में खरीदने गए, जैसे कि आपको कार ही खरीदने का मन हुआ, आपने मार्केट में गए, कार का रेट वेट पूछा, हो सकता है कोई कार नैनो कार 1 लाख रुपए की है, ठीक है। लेकिन उस समय आपके पास 1 लाख रुपए ना हो और आप सोचे कि आप उसको थोड़े टाइम बाद खरीदेंगे, ठीक है। और साल भर बाद अगर आप उसी कार को खरीदने जा रहे हैं और उस कार के प्राइस 1,60,000 हो गया है, तो कहीं ना कहीं कार की कीमतों में वृद्धि हुई है, ठीक है। क्या हुआ है, कार की कीमतों में वृद्धि हुई है। तो मुद्रास्फीति तो हम केवल एक ही चीज के नहीं, इसी तरह से अगर देखा जाए कि एक साल के अंतर्गत कितनी चीजों में और कितनी प्राइस बढ़ा है, ठीक है। देखें, क्या होता है मुद्रास्फीति। इन्फ्लेशन इसे कहते हैं। क्या होता है, कीमतों का बढ़ना। ठीक है, अगर किसी समय में कीमतें जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए, कीमतों में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होने लगे, तो इसे क्या कहेंगे, इसे इन्फ्लेशन कहेंगे। क्या कहते हैं, इसे इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, क्या कारण है इन्फ्लेशन का। सबसे बड़ा कारण ये है कि या तो कस्टमर है जो मार्केट में चीजों की डिमांड, ये बहुत ज्यादा डिमांड पे निर्भर करता है, ठीक है। अगर किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, और मार्केट में अगर उस चीज की जो उपलब्धता है, मार्केट में उस चीज की उपलब्धता ना हो या उपलब्धता कम हो, या फिर ये कहें कि उस चीज का उत्पादन ही कम हो, उस चीज का उत्पादन क्या हो रहा हो, कम हो, ठीक है, उस चीज का जो सप्लाई है वो कम हो, किसी चीज का सप्लाई कम हो, तो ये क्या कहलाता है, मुद्रास्फीति कहलाता है। ये मुद्रास्फीति को क्रिएट करता है। केवल एक वस्तु की कीमत नहीं ली जाती है इसमें, इसमें बहुत सारी वस्तुओं की कीमतों को कैलकुलेट किया जाता है। देखेंगे एक निश्चित अवधि में, मतलब अगर हम एक पीरियड लेके हम एक साल की गणना करें, एक साल में देखें तो जितनी भी वस्तुएं, और सिर्फ वस्तुएं ही नहीं, हम लोग इसमें सेवाओं को भी इंक्लूड करते हैं, वस्तुओं के साथ में सेवाओं की जो कीमतें हैं उनमें वृद्धि हो जाती है, ठीक है ना। मूल्य में वृद्धि के कारण मुद्रा के मूल्य में गिरावट आ जाती है। मुद्रा का मूल्य में गिरावट, दैट मीन्स कि अगर हम लोग एक बास्केट लें, हम एक बास्केट रखें और इस बास्केट के अंतर्गत हम लोग 4 से 5 चीजें रख देते हैं, ठीक है। हम लोगों ने जैसे इसके अंदर फूड भी रख दिया, ठीक है, फूड के साथ साथ इसमें हम लोगों ने फूड्स, बहुत सारे फ्रूट्स रख दिए, फ्रूट्स के अलावा हम लोगों ने इसमें शूज रख दिए, शूज के अलावा इसमें हम लोगों ने सॉप रख दिए, ठीक है। इसमें से बहुत सारी चीजें रखी है, ठीक है। ये बास्केट मुझे अमूमन 100 रुपए में मिल जाती है। लेकिन अगर 2000, अगर हम लोग इसको देखें कि 2000 में ये बास्केट जो कि 100 रुपए की थी, इसमें मुझे कम से कम 5 से 6 चीजें मिल जाती थी, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, एक बास्केट के अंतर्गत अगर मुझे 2000 में, है ना, ईयर बोलेंगे, अगर हमको वर्ष 2000 में कितनी चीजें मिल जाती है, अगर हमको 5 से 6 वस्तुएं मिल जाती है, ये टोकरी कितने की है, 100 रुपए की है। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो 2024 की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे केवल 2 ही चीजें मिल पा रही है, 2 ही वस्तुएं हमें मिल रही है, और ये वस्तु की इसकी भी कीमत क्या है, इसकी कीमत 100 रुपए है। तो क्या हुआ है कि वस्तु मूल्य वही है, लेकिन उस मूल्य में जितनी चीजें आ सकती थी उतनी चीजें नहीं आएगी, तो मूल्य में गिरावट हुई है, ठीक है। तो यह है कि मुद्रास्फीति कहते हैं मूल्य में वृद्धि के कारण, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि के कारण जो मुद्रा के मूल्य में गिरावट आती है, उसे क्या कहेंगे, मुद्रास्फीति कहेंगे। और यह कीमतों में जो उतार चढ़ाव है वो लगातार बना रहता है,
ठीक है। और मुद्रास्फीति बहुत हद तक अच्छी भी मानी जाती है और बुरी भी मानी जाती है। इसके बहुत सारे अच्छे परिणाम भी आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं विकास बहुत जरूरी होता है। और जब विकास का क्रम अगर हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं कीमतों में वृद्धि होनी चाहिए, कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर हम मान के चलें कि अगर मुद्रास्फीति को हम लोग जीरो मान लें, अगर हम माने कि मुद्रास्फीति जीरो है, ठीक है, अगर हम मान ले कि मुद्रास्फीति जीरो है, अगर मुद्रास्फीति जीरो होगी तो क्या होगा, अगर इन्फ्लेशन हुआ ही नहीं, वस्तुओं की जो कीमतें रहेगी, है ना, अगर मैं मानूं कि अगर मैं इन्फ्लेशन को हम लोग जीरो मान लेते हैं, अगर हमने इन्फ्लेशन को जीरो माना है तो जो हमारे गुड्स है ना, और जो हमारी सर्विसेज है, ये कहीं ना कहीं क्या होगी, स्थिर हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएगी। और जब वस्तुओं की कीमतें स्थिर हो जाती है तो क्या होगा कि आने वाले टाइम में अगर मैं 2 साल बाद देखूं या 5 साल बाद देखूं तो क्या रहेगा, यहाँ पे जो परिवर्तन रहेगा, है ना, जो परिवर्तन रहेगा कहीं ना कहीं ये परिवर्तन कांस्टेंट हो जाएगा, ये परिवर्तन भी क्या होगा, स्थिर हो जाएगा, ठीक है। और परिवर्तन अगर स्थिर रहेगा तो ये तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, हमारी जो इकोनॉमी के लिए क्या है, ये नुकसानदायक है। क्योंकि हम चाहते ही हैं कि विकास हो, है ना, भारतीय अर्थव्यवस्था चाहती है कि विकास करे, तो कहीं ना कहीं इस विकास के क्रम में बढ़ोतरी तो होनी चाहिए, ठीक है। तो विकास बढ़ेगा कब, जब कहीं ना कहीं यहाँ से कीमतों में वृद्धि होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, है ना। जितनी ज्यादा मुद्रास्फीति रहती है तो मुद्रास्फीति के लॉन्ग टर्म अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं लोगों की इनकम बढ़ती है, ठीक है, लोगों को रोजगार मिलता है, लोगों की क्या बढ़ती है, सैलरी बढ़ती है, लोगों को क्या मिलता है, रोजगार मिलता है। कहीं ना कहीं बेरोजगारी कम होती है, लेकिन मजदूरों की जो सैलरी होती है, जो मजदूरों की मजदूरी होती है, हम कहें तो यहाँ पे मजदूरी भी बढ़ती है, ठीक है। इसलिए इन्फ्लेशन का होना भी कहीं ना कहीं बहुत जरूरी होता है, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट इकोनॉमी सरवाइव नहीं कर सकती है, इकोनॉमी को सरवाइव करने के लिए उसमें परिवर्तन होना बहुत जरूरी होता है। मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे, तो मैंने बताया कि मुद्रास्फीति को अमूमन 2 ही कारक प्रभावित करते हैं। कौन कौन से 2 कारक प्रभावित करते हैं, अगर हम मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाले कारक देखें तो 2 प्रकार के कारक हैं, है ना। सबसे पहला है आपकी मांग, जिसे हम कहते हैं डिमांड, और दूसरा है सप्लाई। ठीक है, अगर बाजार में किसी चीज की मांग बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो उसकी कीमतें बढ़ेंगी, ठीक है, उसकी कीमतें क्या होंगी, इंक्रीज होगी। और अगर किसी चीज की मांग कम है तो उसकी क्या होगी, कीमतें धीरे धीरे ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी। अब मांग ज्यादा है और सप्लाई कम है, मांग ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो इसे क्या कहेंगे, मांग जनित मुद्रास्फीति। और वहीं अगर किसी चीज की मार्केट में किसी चीज की सप्लाई बहुत ज्यादा है ना, किसी चीज की सप्लाई बहुत ज्यादा है, जैसे कि मान के चले हम लोग अभी हीरो होंडा की मोटर बाइक्स ले लें, उसकी सप्लाई बहुत ज्यादा लेकिन उसकी डिमांड नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपूर्तिजनक मुद्रास्फीति। या फिर ये कह दे कि क्या हो सकता है, सप्लाई कम है तो इसे ये भी कह सकते हैं कि लागत जनित मुद्रास्फीति। ठीक है, तो दोनों ही कारण है, अमूमन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो मुद्रास्फीति को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं, कौन कौन से, एक तो मांग में बहुत ज्यादा वृद्धि होना और दूसरा आपूर्ति में
कमी होना, ठीक है। मांग और आपूर्ति में जो कमी का अंतर होता है, इसी से पता चलता है कि कितनी मुद्रास्फीति बढ़ी है या कितनी महंगाई बढ़ी है। कुल मिला के महंगाई को आंकने के लिए ये दो ही कारण जिम्मेदार होते हैं। धन का अधिक प्रसार, अगर मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा आ जाए, ठीक है, मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा कब आएगा? धन का अधिक प्रसार और मार्केट में बहुत अधिक पैसा कब आएगा? जब या तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट को कम कर दे, क्या हो जाएगा? आपकी ब्याज दरें कम हो जाए, ब्याज दर कम हो जाए। अब ब्याज दर कम होगी, ठीक है, क्या होगा? अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाए, मान के चलिए कि इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगी, ब्याज दरें कम हो जाएगी, तो मार्केट में क्या हो जाएगा? तरलता बढ़ जाएगी, ठीक है। इंटरेस्ट रेट करने के अलावा और क्या हो सकता है कि आरबीआई क्या करे? मौद्रिक नीतियों में परिवर्तन कर दे, रेपो रेट कम हो जाए, रिवर्स रेपो रेट कम हो जाए। इसके जरिए भी क्या कह सकता है कि तरलता को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से धन का अधिक, तरलता बढ़ेगी, जैसे ही तरलता बढ़ेगी तो लोगों के हाथ में पैसा बढ़ने लगेगा, तरलता बढ़ेगी, है ना। इसके अलावा मौद्रिक नीति में परिवर्तन हो सकता है, मौद्रिक नीति, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इनमें परिवर्तन हो जाए, है ना, तो क्या होगा? तरलता बढ़ेगी। इससे भी क्या होगा? तरलता बढ़ेगी। जब तरलता बढ़ेगी तो लोगों के पास में पैसा आएगा, और लोगों के पास जैसे ही पैसा आएगा, है ना, लोगों के पास पैसा आएगा, लोगों के पास मनी का फ्लो होने लगेगा, मनी का फ्लो होने लगेगा तो लोगों का क्या रहेगा? इंटरेस्ट बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा, इसके साथ में इंटरेस्ट, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा तो लोग क्या करेंगे? खरीदेंगे मार्केट से, लोगों की क्या बढ़ेगी? डिमांड बढ़ेगी। अगर डिमांड बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं सप्लाई को बढ़ना चाहिए, लेकिन अगर सप्लाई नहीं बढ़ी, सप्लाई को क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन अगर सप्लाई इंक्रीज नहीं हुई, सप्लाई डिक्रीज ही रही है, सप्लाई लिमिटेड रही, ठीक है, अगर सप्लाई पे कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? कीमतें बढ़ जाएंगी। और अगर कीमतें बढ़ गई तो ये क्या कारण रहेगा? ये कारण रहेगा इन्फ्लेशन का, ठीक है। तो धन का अधिक प्रसार होने से भी किस प्रकार से मुद्रास्फीति प्रभावित होती है? लागत में वृद्धि। अब लागत में वृद्धि किस प्रकार से हो रही है? लागत में वृद्धि कैसे हो सकती है? लागत में वृद्धि कैसे होगी? अगर कोई प्रोडक्शन हो रहा है, अगर उत्पादन करना है, अगर उत्पादन हो रहा है किसी वस्तु का, और क्या हो कि वस्तुओं की ब्याज, सबसे पहले तो ब्याज दरें बढ़ जाए, ठीक है, ब्याज दर बढ़ने के अलावा किराया बढ़ जाए, ठीक है, परिवहन लागत बढ़ जाए, मजदूरी बढ़ जाए, ठीक है, कच्चे माल की कीमतें बढ़ जाए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, बुनियादी जो अवसंरचना है, कहीं ना कहीं इनकी कीमतें अगर बढ़ जाए, अगर इन सारी चीजों में बढ़ोतरी होगी तो क्या होगा? कहीं ना कहीं हमारी लागत, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी। और अगर हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रहा है, ठीक है, हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट अगर बढ़ेगा तो इससे क्या होगा? जो हमारा फाइनल गुड्स रहेगा, इसकी कीमतें बढ़ेगी। और अगर फाइनल गुड्स की कीमतें बढ़ेंगी तो इससे क्या होगा? मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम होने से क्या होगा कि लागत जनित मुद्रास्फीति क्रिएट होगी। डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो यहाँ पे कौन सी मुद्रास्फीति हुई है? लागत जनित मुद्रास्फीति होगी, ठीक है। तो ये लागत में वृद्धि के कारण भी कहीं ना कहीं मुद्रास्फीति प्रभावित होती है। मुद्रा का अवमूल्यन, अगला क्या है पॉइंट? मुद्रा का अवमूल्यन। मुद्रा का अवमूल्यन अभी बताया कि अगर एक बास्केट है, अगर एक बास्केट में, अगर इस बास्केट में 2020 में अगर 6 चीजें आ पा रही थी, ठीक है, इसकी कीमत अगर 100 रुपए थी, ठीक है, और अगर अभी 2024 में इस बास्केट में केवल 3 ही चीजें आ रही है, फिर भी इसकी कीमत 100 रुपए है,
तो क्या हुआ है, मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है। मतलब पहले हम 100 रुपए में जितनी चीजें खरीद सकते थे, अभी उतनी ही कीमत में 100 रुपए में उससे कम चीजें खरीद पाएंगे। ठीक है, मजदूरी दर में वृद्धि होगी, अगर मजदूरी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज होगी, और प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज होने का भी मुद्रास्फीति पर प्रभाव पड़ता है। इसके बाद आगे देखेंगे भारत में मुद्रास्फीति को कैसे मापा जाता है। तो भारत में मुद्रास्फीति को मापने के 2 तरीके हैं। सबसे पहले WPI के जरिए मापा जाता है, और दूसरा तरीका है कि CPI के जरिए मापा जाता है। ठीक है, अब WPI के जरिए और CPI के जरिए कैसे मापा जाता है, इसको आगे पूरा डिस्क्राइब में दिया हुआ है, आगे पूरा डिस्क्रिप्शन देंगे। यहाँ सिर्फ इतना समझेंगे कि मुद्रास्फीति को मापने के 2 तरीके हैं, पहला है WPI और दूसरा है CPI। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं मुद्रास्फीति अवलोकन के प्रकार। कितने प्रकार की मुद्रास्फीति होती है, ठीक है, किसके प्रकार समझेंगे। तो सबसे पहले बेस्ड ऑन क्वेश्चंस है ना, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, मॉनिटरी इन्फ्लेशन, बिल्ड इन इन्फ्लेशन, हेडलाइन या कोर इन्फ्लेशन, प्रॉफिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्फ्लेशन होती है। इसके बाद में जब स्पीड की बात करें तो क्रिपिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन, ग्लोपिंग और हाइपर इन्फ्लेशन होती है। और अदर की बात करें तो ये स्क्यूफ्लेक्शन और स्टैगफ्लेशन होती है। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग किसे समझेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं बेस्ड ऑन स्पीड के आधार पर। हम स्पीड के आधार पर इन्फ्लेशन को समझने की कोशिश करेंगे तो एक छोटा सा ग्राफ के जरिए इसको समझेंगे, है ना। क्या होता है कि मुद्रास्फीति अगर स्पीड के आधार पर देखें तो 5 प्रकार से बढ़ती है। पहला जो मुद्रास्फीति होती है वो बहुत स्लो वे में बढ़ती है। ठीक है, जब बहुत स्लो वे में बढ़ती है तो इसे क्या कहते हैं, रेंगती हुई मुद्रास्फीति। रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। क्या होती है इसकी दर, इसकी दर होती है ठीक है 0 से 3%। जब हम इसकी अगर हम लोग परसेंटेज में देखें तो 0 से 3% जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो इसे रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। और उसके बाद में अगर मुद्रास्फीति थोड़ी सी और बढ़ती है तो इसे क्या कहते हैं, चलती हुई मुद्रास्फीति, है ना। चलती हुई मुद्रास्फीति की दर क्या हो सकती है, 3 से 10% के आसपास होती है। उसके बाद में रेंगती हुई, चलती हुई, उसके बाद में दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। दौड़ती हुई मुद्रास्फीति कितनी हो सकती है, कम से कम 20% और 20% से ज्यादा हो सकती है। उसके बाद में कूदती हुई मुद्रास्फीति, और ये कितनी हो सकती है, 20% से ज्यादा। ठीक है, और उसके बाद होती है जिसे हमें कहते हैं उड़ती हुई मुद्रास्फीति। ये जो होती है वो 3 अंकों से भी अधिक की मुद्रास्फीति होती है। तो इस प्रकार से स्पीड के आधार पर अगर हम लोग समझें या देखें तो 5 प्रकार की मुद्रास्फीति होती है। पहली को हम कहते हैं रेंगती हुई, दूसरी को हम कहते हैं चलती हुई, तीसरी को कहते हैं दौड़ती हुई। जब रेंगती हुई मुद्रास्फीति होती है 0 से 3% के आसपास होती है, चलती हुई मुद्रास्फीति 3 से 10% के आसपास होती है, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति 20% के आसपास होती है, कूदती हुई मुद्रास्फीति 20% से ज्यादा हो सकती है, और उड़ती हुई मुद्रास्फीति 3 अंकों से अधिक होती है। इसे अति मुद्रास्फीति भी कहते हैं, और इसके ऊपर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, और ये अर्थव्यवस्था की सबसे खतरनाक स्थिति होती है जिसके ऊपर कंट्रोल नहीं पाया जा सकता, जिसके ऊपर बहुत लंबे समय तक कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, अब देखते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मांग जनित मुद्रास्फीति। अगर वस्तु की मांग बढ़ी है, अगर चीजों की मांग बढ़ी है और उतनी मात्रा में सप्लाई नहीं हो पा रही है, ठीक है, अगर चीजों की डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई कम है, तो इसे क्या कहेंगे, मांग जनित मुद्रास्फीति। ठीक है, जब वस्तुओं के लिए अधिक मूल्य का भुगतान करना होता है, ठीक है, एक वस्तु जो 50 रुपए में आ सकती है उसके लिए हम लोग 70 रुपए का अगर भुगतान कर रहे हैं,
तो ये क्या है, उस मूल्य से अधिक पे कर रहे हैं, तो ये क्या है, मांग जनित मुद्रास्फीति है। ठीक है, अर्थव्यवस्था में समग्र उत्पादन को इसमें शामिल नहीं किया जाता है, कारण अर्थव्यवस्था की कुल मांग कुल आपूर्ति से ज्यादा होती है। ठीक, उसके बाद में देखेंगे सरकार और राजकोषीय प्रोत्साहन द्वारा मुद्रा आपूर्ति में कमी करके, है ना, या फिर विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि करके मुद्रा का अवमूल्यन करके मांग जनित मुद्रास्फीति को कैसे रोकेंगे, डिमांड को, लोगों की डिमांड कम कैसे की जा सकती है, सीधी सी बात है, लोगों की डिमांड को कम कैसे किया जा सकता है। अगर डिमांड ज्यादा है तो डिमांड कम करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। डिमांड कम करने के लिए या तो आप ब्याज दरें बढ़ा दो, ब्याज दरें बढ़ा दी जाएगी, और क्या कर देंगे, लोगों की मजदूरी कम कर दो। ठीक है, और सरकार जो मौद्रिक नीतियां होती है, मौद्रिक नीतियों में परिवर्तन कर दे, मौद्रिक नीति में परिवर्तन किया जाके सार्वजनिक व्यय को कम कर दिया जाए। ठीक है, तो ऐसे बहुत से तरीके हैं जिसके जरिए लोगों की डिमांड को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मुद्रा के मूल्य में कमी कर दी जाए, तो इस प्रकार से क्या कहता है, लागत जनित मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जा सकता है, मांग जनित मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जा सकता है। और अब दूसरा पॉइंट है लागत जनित मुद्रास्फीति। लागत जनित मुद्रास्फीति कैसे, हम लोग लागत जनित मुद्रास्फीति क्या किस कारण से होगी, लागत कब बढ़ेगी, या तो मजदूरी बढ़ जाएगी, उच्च परिवहन लागत हो जाएगी, कच्चे माल की उपलब्धता के कारण हो जाएगा। ठीक है, कीमतों में वृद्धि हो जाएगी, फसलों की कीमतों में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से लागत जनित मुद्रास्फीति होती है। इसको एक बार और समझेंगे, इधर देखते हैं, है ना, लोगों की डिमांड बढ़ती है, जब जनसंख्या भी बढ़ सकती है, जनसंख्या बढ़ जाएगी तो भी लोगों की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, लोगों की सैलरी बढ़ जाएगी तो भी लोगों की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, तो यहाँ पे मांग जनित मुद्रास्फीति क्रिएट होगी। ठीक है, लोग ब्याज दरें कम हो जाए, ब्याज दरें कम हो जाए, लेकिन लागत जनित मुद्रास्फीति कब होगी, जब क्या हो जाएगी, उत्पादन कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन हो रहा है, तो क्या हो जाए, या तो जमीनों की कीमतें बढ़ जाए। ठीक है, या फिर कहें कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी संरचनाओं की कीमतें बढ़ जाए। ठीक है, मजदूरी किराया बढ़ जाए, किराया बढ़ जाए, है ना, मजदूरी बढ़ जाए। ठीक, और क्या चीजें हो सकती है, ब्याज, जो बेसिक ब्याज दरें होती हैं वो बढ़ जाए, कच्चे माल की कीमतें बढ़ जाएं, परिवहन भी आपका महंगा हो जाए, तो क्या होगा, लागत जनित मुद्रास्फीति होगी। और मांग जनित मुद्रास्फीति में जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों की सैलरी बढ़ रही है, सैलरी बढ़ रही है तो लोगों की क्या कर हो रही है, ब्याज दरें भी कम है, तो क्या होगा, इससे डिमांड इंक्रीज होगी, लगातार डिमांड इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है, और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि अगर सरकार सार्वजनिक व्यय को भी क्या करे, बढ़ा दे, सार्वजनिक व्यय को क्या करे, बढ़ा दे, जमा काला धन बढ़ जाए, मार्केट में अगर काला धन बढ़ गया तो, है ना, जमाखोरी बढ़ जाए। ठीक है, तो ऐसे लोगों का किसी चीज को लेके पर्टिकुलर, आजकल ट्रेंड चल रहा है ना, यूट्यूब का, गूगल का ट्रेंड चल रहा है, और मार्केट में नई नई चीजें आती है, तो उनको देख के हो सकता है लोगों का किसी चीज को, पर्टिकुलर चीज के लिए इंटरेस्ट बढ़ जाए। ठीक है,
तो जब जब ये सारी चीजें होती हैं तो लोगों की क्या होती है, डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन जब प्रोडक्शन होगा, जो हमारा जो बुनियाद है या फिर या कहेंगे हमारा उत्पादन है, उसकी कॉस्ट कब बढ़ेगी, जब या तो बुनियादी बुनियादी अवसंरचना की कीमतें हैं वो बढ़ जाए, है ना, जमीन की कीमत, आपकी मशीनों की कीमत बढ़ जाए, या फिर क्या हो जाए, किराया बढ़ रहा है चीजों का, है ना, मजदूरी बढ़ जाए, ब्याज दरें बढ़ जाए। तो ऐसी चीजें जब होंगी तो यहाँ लागत जनित मुद्रास्फीति होगी। ठीक है। इसके बाद में अंतर्निहित मुद्रास्फीति, जो श्रमिकों के द्वारा उच्च मजदूरी की मांग की जाती है। क्या की जाती है, श्रमिकों के द्वारा अंतर्निहित, जो पूरे आपका प्रोडक्शन सिस्टम है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल होती है, तो मजदूरी शामिल होती है। तो अगर श्रमिक बहुत अधिक मजदूरी की मांग करने लगे, है ना, तो क्या होगा, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होने लगेगी। क्योंकि अगर किसी भी कंपनी में काम करने वाले मजदूर या एम्प्लॉय अगर अपनी सैलरी की डिमांड ज्यादा करेंगे तो कहीं ना कहीं जो सर्विसेज या वस्तुएं उपलब्ध होगी उनकी कीमतें भी बढ़ेंगी। फिर है मौद्रिक मुद्रास्फीति। मौद्रिक मुद्रास्फीति आरबीआई के द्वारा जब मुद्रा, अधिक मात्रा में मुद्रा को मुद्रित किया जाता है तो इससे मुद्रास्फीति आ सकती है। अगर आरबीआई बहुत ज्यादा मुद्रा का मतलब मुद्रा को बहुत ज्यादा तरलता के मार्केट में, अगर आरबीआई तरलता को बढ़ा दे, बहुत ज्यादा मुद्रा का प्रवाह हो जाए, तो इससे क्या होगा, मौद्रिक मुद्रास्फीति आ जाएगी। क्योंकि इससे कहीं ना कहीं बाजार में तरलता बढ़ेगी, लोगों के हाथ में पैसा बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, इसके जरिए लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा होगा। पैसा ज्यादा होगा मतलब कुल मिला के उन लोगों की आय बढ़ जाएगी। और जब भी आय बढ़ेगी तो इससे क्या होगा, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा या कहीं ना कहीं डिमांड इंक्रीज होगी। अगर डिमांड इंक्रीज होगी और अगर सप्लाई उतनी नहीं हुई तो इससे क्या होगा, कीमतें बढ़ जाएंगी। ठीक है। तो ये मौद्रिक मुद्रास्फीति होती है। उसके बाद में संरचनात्मक मुद्रास्फीति। संरचनात्मक मुद्रास्फीति क्या हो सकती है कि बहुत डिफाइन नहीं होती है ये, लेकिन क्या हो रहा है, खराब मानसून है, ठीक है, दूसरे देशों में कहीं किसी दूसरे देश में अगर मान के चले कि भी रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था तो कहीं दूसरे देशों में मंदी आ गई है या फिर उनकी युद्ध की स्थिति चल रही है। ठीक है। तो क्या होगा, ऐसी स्थिति में भी कहीं ना कहीं दाम बढ़ेंगे। खराब मानसून है ना, कम आय वाले देशों में बाजार में कमजोर संरचना के साथ ज्यादातर विकासशील और कम आय वाले देश, है ना, ज्यादातर ये उन देशों में होती है। खराब मानसून की स्थिति आ जाती है ना, अपर्याप्त सिंचाई के साधन हो जाएंगे, इसके कारण जमाखोरी हो जाएगी, वस्तुओं की कमी हो जाएगी। तो इसके कारण संरचनात्मक मुद्रास्फीति का हमको सामना करना पड़ सकता है। लाभ जनित मुद्रास्फीति मतलब अगर लोगों ने बहुत ज्यादा जमाखोरी करके रखी है। जब जमाखोरी लोग क्यों करते हैं, जमाखोरी करने का सबसे बड़ा रीजन है कि मार्केट में अगर किसी चीज की डिमांड है, ठीक है, अगर मार्केट में किसी चीज की डिमांड है और अगर वो उतनी डिमांड के मुताबिक उपलब्ध नहीं है तो क्या हो जाएगा, इससे क्या होगा कि कीमतें बढ़ जाएंगी, उन वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी। जैसे लोग करते हैं ना, कभी कभी प्याज की स्टॉक करके रख लेते हैं और जब ये कीमतें बढ़ जाती हैं, जब ये कीमतें मान के चलिए कि यहाँ पे केवल 10 रुपए की 10 रुपए इसकी कीमत थी और जब कीमतें बढ़ी तो इसी चीज 40 रुपए की कीमत वाली चीज मार्केट में 10 रुपए की कीमत वाली चीज मार्केट में 40 रुपए मिल रही है, तो उस समय क्या करेंगे, जमाखोर लोग रहेंगे, ये अपनी चीज को मार्केट में लेके आ जाएंगे और ज्यादा मुनाफा 2-3 गुना मुनाफा कमाएंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से लाभ जनित मुद्रास्फीति होती है कि लोग अपने एकाधिकार की स्थिति में लाभ अर्जित करते हैं, तो यह लाभ प्रेरित मुद्रास्फीति होती है। अब मुद्रा संस्फीति क्या होती है, मुद्रा संस्फीति का मतलब होता है पैसे की आपूर्ति में वृद्धि करना। ठीक है। अगर लंबे समय तक अर्थव्यवस्था में, जैसे अगर हम एक वर्ष की बात करें और एक वर्ष में लगातार मुद्रास्फीति बनी हुई है, ठीक है, अगर एक वर्ष में लगातार मुद्रास्फीति या लगातार महंगाई बहुत ज्यादा है, महंगाई अगर देखा जाए तो अपनी चरम सीमा से ऊपर निकल रही है, तो फिर क्या करेगी सरकार, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, आरबीआई के जरिए क्या करेगी, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। तो बहुत सारी नीतियां लेके आएंगी। क्या क्या करेंगी, या तो वो ब्याज दरों को बढ़ा देंगी, क्योंकि ब्याज अगर ज्यादा रहेगा तो क्या करेंगे, लोग खरीदारी कम करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना उस समय आसान नहीं होता है। ठीक है। तो बहुत सी ऐसी चीजें होती है, जैसे कि पैसे की आपूर्ति में वृद्धि करके, करों को कम करके अर्थव्यवस्था को दीर्घकालीन प्रवृत्ति में वापस लाने की मांग होती है। ठीक है। जब बहुत ज्यादा क्या होगा, यहाँ पे मुद्रा संस्फीति हो रही है। मुद्रा संस्फीति मतलब कहीं ना कहीं मंदी की स्थिति में
मंदी की स्थिति में क्या करेंगे, पैसों की आपूर्ति करके, पैसों की आपूर्ति में वृद्धि करके और करों को कम करके भी सरकार कोशिश करती है कि जो स्थिति है उसको संभालने की कोशिश करती है। ये वाली स्थिति मुद्रा संस्फीति, जब मुद्रा की मात्रा कम होती है या फिर क्या कहें कि मंदी होती है, मंदी की स्थिति में ये वाली जो मुद्रास्फीति होती है उसको कंट्रोल करने का एक तरीका है। ठीक है, अगला है स्क्यूफ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन किसे कहते हैं? इसका संबंध एक निश्चित अवधि में किसी वस्तु की कीमत में अचानक वृद्धि से है। स्क्यूफ्लेशन का मतलब होता है कि वही, जैसे कि अभी मैंने बताया कि अगर प्याज की कीमतें हैं, ठीक है, अगर प्याज की कीमतें, कभी कभी आप देखते हैं कि मार्केट में प्याज की कीमतें अचानक से बहुत ज्यादा हो जाती है ना, या फिर कभी कभी टमाटर की कीमतों में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है। सारी खाद्यान्न की वस्तु में परिवर्तन नहीं होता, सारी खाद्यान्न की वस्तु की कीमतें नहीं बढ़ती है, लेकिन कुछ एक वस्तुएं है ना, जैसे खाद्यान्न में कुछ एक वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ जाती है, तो इसके कारण क्या होता है, स्टॉकफ्लेशन। इस स्थिति को क्या कहते हैं? इस स्थिति को स्टॉकफ्लेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में स्टैगफ्लेशन, कीमतों में वृद्धि के साथ मुद्रास्फीति जनित मंदी, कीमतों में वृद्धि के साथ यदि आर्थिक समृद्धि में गिरावट आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए, आर्थिक समृद्धि में गिरावट की स्थिति स्टैगफ्लेशन कहलाती है। ऐसी अर्थव्यवस्था में ऐसी स्थिति के रूप में वर्णित किया जाता है जहां विकास दर धीमी हो, बेरोजगारी का स्तर लगातार उच्च बना रहता है और फिर भी मुद्रास्फीति या मूल्य स्तर एक ही समय में उच्च रहता है। मंदी कब आती है? ठीक है, मंदी की स्थिति कब क्रिएट होगी, है ना, अगर मार्केट में अगर हम लोग व्यापार चक्र की बात करें, है ना, तो जब हम व्यापार चक्र की अगर हम लोग बात करते हैं, व्यापार चक्र की हम बात करें तो कभी कभी होता है कि मार्केट में चीजों की कीमतें होती हैं वो धीरे से बढ़ती है, ठीक है, और कभी कभी बढ़ते बढ़ते बहुत तेज हो जाती है, बिल्कुल बूम की स्थिति हो जाती है, बिल्कुल तेजी की स्थिति कहा जाता है। लेकिन इस तेजी की स्थिति के बाद में धीरे से क्या होता है, वस्तु की कीमतें धीरे धीरे घटने लगती है। ठीक है, घटने के बाद में कभी कभी स्थिति बिल्कुल डाउनफॉल में चली जाती है। ठीक है, जब डाउनफॉल की स्थिति हो जाती है तो इसे मंदी की स्थिति भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन इसके बाद में फिर से सुधार, रिकवरी के फेज में लाया जाता है और रिकवरी करने के बाद दोबारा से अर्थव्यवस्था तेजी की ओर बढ़ती है और यह स्थिति लगातार चलती रहती है। तो इसे कहते हैं मंदी की स्थिति, जब कीमतें अपने सामान्य स्तर से भी ज्यादा नीचे हो जाती है। ठीक है, पूर्ण रोजगार ऐसी स्थिति जहां अर्थव्यवस्था में सभी संसाधन पूरी तरह से कार्यरत है और अधिकतम क्षमता पर इसका संचालन होता है। अब अगला जो हमारा पॉइंट है वो कोर मुद्रास्फीति और हेडलाइन मुद्रास्फीति किसे कहते हैं। जो हेडलाइन मुद्रास्फीति और हेडलाइन मुद्रास्फीति और कोर मुद्रास्फीति। हेडलाइन मुद्रास्फीति की जब हम बात करें तो इसमें उस स्थिति को मापा जाता है, वस्तुओं और सेवाओं की उस स्थिति को मापा जाता है कोर मुद्रास्फीति में खाद्य और ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को शामिल नहीं किया जाता है, जबकि हेडलाइन मुद्रास्फीति में हेडलाइन मुद्रास्फीति के अंतर्गत फूड और फ्यूल दोनों को शामिल किया जाता है। किसको शामिल किया जाता है? हेडलाइन मुद्रास्फीति में फूड प्लस फ्यूल, है ना, सभी खाद्यान्न वस्तुओं के साथ में सभी खाद्यान्न वस्तुएं इसमें ली जाती हैं, प्लस विनिर्मित वस्तुओं को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो जब सभी खाद्यान्न वस्तुएं, सभी विनिर्मित वस्तुओं का इसमें आकलन किया जाता है एक मानक स्तर पर, एक बास्केट में कुछ चीजों को लिया जाता है, क्योंकि सभी वस्तुओं का आकलन करना तो संभव नहीं हो पाता है मुद्रास्फीति में, लेकिन फिर भी उस बास्केट जो होती है उस बास्केट के अंदर कुछ चीजों को, एक बास्केट के अंदर कुछ चीजों को लिया जाता है जिसके जरिए मुद्रास्फीति की गणना की जाती है। लेकिन जब हेडलाइन मुद्रास्फीति की गणना की जाती है उसमें फूड को, फ्यूल को, खाद्यान्न वस्तुओं को और विनिर्मित वस्तुएं जो होती है उनको शामिल किया जाता है। लेकिन जब कोर मुद्रास्फीति की बात करें तो
कोर मुद्रास्फीति के अंतर्गत सभी खाद्यान्न वस्तुओं को मतलब विनिर्मित वस्तुओं को तो शामिल किया जाता है, लेकिन क्या शामिल नहीं किया, फूड और फ्यूल को शामिल नहीं किया जाता। यहाँ पे फूड और जो फ्यूल होता है उसको शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। और साथ में यहाँ पे विनिर्मित वस्तुओं को शामिल किया जाता है, जो विनिर्मित वस्तुएं होती हैं उनको यहाँ पे शामिल किया जाता है, ठीक। और देखते हैं और क्या अंतर है। कोर मुद्रास्फीति में खाद्य और ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को शामिल नहीं किया जाता है, जबकि हेडलाइन मुद्रास्फीति में इसको शामिल किया जाता है। इनमें होने वाले उतार चढ़ाव को भी शामिल किया जाता है, ठीक है। किसी अर्थव्यवस्था में मांग और उत्पादन के पारंपरिक ढांचे से बाहर हो रहे जैसे कि पर्यावरणीय समस्या है ना, उनमें जो कमी हो रही है उसको भी इसमें कोर मुद्रास्फीति में आकलित किया जाता है, ठीक है। और जो हेडलाइन मुद्रास्फीति है इसके अंतर्गत इसको आकलित नहीं किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं गति के आधार पर। कोर मुद्रास्फीति और हेडलाइन मुद्रास्फीति दोनों की गणना WPI और CPI दोनों के जरिए की जाती है। WPI और जो हमारा थोक मूल्य सूचकांक है और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, दोनों को ही आधार बना के इसकी गणना की जाती है। और हेडलाइन मुद्रास्फीति में फूड और फ्यूल को शामिल नहीं किया जाता है। ये कभी कभी प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी बन जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि इसमें स्पेशली फूड और फ्यूल को शामिल नहीं किया जाता है और इसमें सभी चीजों को शामिल किया जाता है। साथ में हेडलाइन मुद्रास्फीति की बास्केट में 6 वस्तुओं को शामिल किया जाता है। बास्केट में मूलतः 6 वस्तुएं ली जा रही है और इसमें 6 वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता, केवल बास्केट में 3 वस्तुओं को शामिल किया जाता है, ठीक है। अब गति के आधार पर देखें हम कि गति के आधार पर ठीक है, हेडलाइन मुद्रास्फीति जो होती है उसमें खाद्यान्न को वस्तुओं को शामिल करने का रीजन ये भी हो सकता है कि बहुत उनमें जो मूल्य होते हैं ना उनमें अस्थिरता होती है, ठीक है। बहुत ज्यादा सटीक नहीं होते हैं और डेली यूज में आने वाली चीजें होती है, तो उसमें एक सटीकता से उसका आकलन नहीं किया जा सकता, ठीक है। गति के आधार पर मुद्रास्फीति अभी बताया मैंने, मुद्रास्फीति क्रिपिंग मैंने बताई थी कि गति के आधार पर 5 प्रकार की मैंने आपको बताई है, उसी को इस फॉर्म में और डिफाइन किया गया है, ठीक है। जैसे कि हमारी मुद्रास्फीति क्रिपिंग कब होगी, क्रिपिंग मतलब रेंगती हुई कहे इसे, रेंगती हुई मुद्रास्फीति, जब मुद्रास्फीति की दर 2 से 3% तक बढ़ती है, लेकिन 3% से ज्यादा नहीं हो सकती है ना, 3% 4% से ज्यादा नहीं हो सकती है, जब बहुत कम होती है मुद्रास्फीति, ठीक है। फिर संक्रामक मुद्रास्फीति, चलती हुई मुद्रास्फीति भी इसे कहते हैं, जिसे 2 से 10% तक होती है, इसे एकल अंकों में होती है, 10% से कम हो सकती है। उसके बाद में संचालन मुद्रास्फीति, जिसे हम क्या कहते हैं, चलती दौड़ती हुई मुद्रास्फीति भी कहते हैं। यह मुद्रास्फीति 20% की दर के रूप में परिभाषित होती है, 10 से 20% तक ही ये मुद्रास्फीति होती है, एक समान दर से बढ़ने लगती है। उसके बाद में द्रुत स्फीति जो कि 20% से लेकर 1000% तक होती है, इसे हम कूदती हुई मुद्रास्फीति भी कहते हैं, जो कि 20% से लेकर 1000% तक होती है। ये मुद्रास्फीति की एक गंभीर समस्या का निर्माण करती है और इससे अर्थव्यवस्था चुनौतीपूर्ण हो जाता है, अर्थव्यवस्था में इससे निपटना चुनौतीपूर्ण हो जाता है और इससे भी भयंकर होती है मुद्रास्फीति जब अति मुद्रास्फीति हो जाए, ठीक है। यह मुद्रास्फीति बहुत तेजी से बढ़ती है, जिससे मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है और आर्थिक संकट की स्थिति भी उत्पन्न होती है। इससे जो आर्थिक स्थिति होती है वो बहुत ही खराब हो जाती है। जैसे कि वेनेजुएला में अति मुद्रास्फीति, मतलब वेनेजुएला की सरकार ने क्या किया कि जो नोट थे उनको इतने ज्यादा नोट छाप दिए और इतना ज्यादा मार्केट में तरलता का प्रवाह कर दिया, इतने ज्यादा बाजार में नोट आ गए कि नोटों की कीमतें ही खत्म हो गई, ठीक है। लोगों को जो नोट की कीमतें थी उनको लोगों के बीच इतने, सड़क पे भी अगर पड़ा हुआ है तो लोग उठाएंगे नहीं उसको, इतना ज्यादा मार्केट में उसकी जो मुद्रा का मूल्य है वो उतना ज्यादा कम हो गया है कि लोगों को उसके सड़क पे पड़े होने से भी फर्क ना पड़े। तो ये वेनेजुएला की सरकार ने जो मुद्रास्फीति का संकट देखा है वो अति मुद्रास्फीति का संकट का सामना कर रहे हैं और ये स्थिति ये बिल्कुल भी अर्थव्यवस्था के लिए बिल्कुल भी अच्छी स्थिति नहीं होती है। अपस्फीति क्या होती है? अपस्फीति मतलब एक निश्चित समय अवधि में मूल्य स्तर में सामान्य से गिरावट हो जाना, ठीक है। अगर सामान्य से अधिक अगर हम देखें तो किसी भी मुद्रास्फीति को मापने के लिए
एक लिमिट लाइन देखी जाती है, एक सीमा देखी जाती है, अगर इससे भी कम हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, ठीक है। एक निश्चित समय अवधि में मूल्य स्तर में सामान्य गिरावट अपस्फीति कहलाती है। और दूसरा, यदि मुद्रास्फीति की दर में गिरावट या मुद्रास्फीति की दर धीमी हो जाए, धीमी दर को दर्शाता है, ये 8 से 6% तक मुद्रास्फीति की दर में गिरावट को शो करती है। तो दोनों ही स्थितियां मुद्रास्फीति के लिए ठीक नहीं होती है, ठीक है। मुद्रास्फीति यह एक विशेष अर्थव्यवस्था के भीतर वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि को दर्शाता है, जिसमें उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति कम हो जाती है, ठीक है, और मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। संस्फीति, संस्फीति को भी आगे भी पढ़ा था। मुद्रा संस्फीति अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति में वृद्धि या करों को कम करके अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक प्रवृत्ति से वापस लाने की मांग होती है, ठीक है। व्यापार चक्र में फंसने के पश्चात अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है, यह मुद्रा अपस्फीति के विपरीत है। मंदी की स्थिति, जब बहुत ज्यादा मंदी आ जाती है, अगर हम इसको एक चार्ट के फॉर्म में भी देखना चाहें हम देख सकते हैं, जैसे कि मंदी की स्थिति कब आएगी, मंदी की स्थिति जब नीचे आ जाए और इसको जब सुधार की स्थिति होगी, ठीक है। अपस्फीति जब नीचे की तरफ, जब आपकी मुद्रास्फीति नीचे की तरफ जा रही है तो अपस्फीति की स्थिति रहेगी, लेकिन मंदी की स्थिति के बाद में ये वापस से ऊपर उठने लगेगी, तो संस्फीति की स्थिति यहाँ पे उत्पन्न हो जाएगी। मुद्रास्फीति और अपस्फीति में क्या अंतर हो सकता है ना। तो मुद्रास्फीति वह स्थिति है जब सकल मांग पूर्ण रोजगार स्तर पर सकल आपूर्ति से अधिक हो। मतलब मुद्रास्फीति कब होती है, जब आपकी मांग ज्यादा हो, सप्लाई कम हो। और अपस्फीति कब होगी, जब पूर्ण रोजगार स्तर पर कुल आपूर्ति कुल मांग से अधिक हो। क्या होगी, सप्लाई ज्यादा होगी डिमांड से, और यहाँ डिमांड ज्यादा होगी सप्लाई से, ठीक है। दूसरी है, इसके कारण क्या होगा, मुद्रास्फीति के कारण बेरोजगारी होगी, लोगों के पास रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाएगा, ठीक है। लोगों की मजदूरी भी कहीं ना कहीं कम होगी, लोगों की आय बढ़ सकती है महंगाई के समय में, है ना। अगर लोगों की आय बढ़ेगी भी तो लोगों की बचत तो कम ही रहेगी ना। यहाँ तो बचत, आय बढ़ने से भी बचत कम हो रही है, ठीक है। कुल जो मांग है लोगों की वो वृद्धि हो रही है, लोगों की मांग बढ़ रही है ना। राजकोषीय व्यय में वृद्धि हो रही है, ठीक है। जीडीपी ग्रोथ नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। राजकोषीय घाटा होगा, क्योंकि राजकोषीय व्यय में वृद्धि हो रही है तो राजकोषीय घाटा हो रहा है, पूंजीगत व्यय बढ़ रहे हैं, ठीक है। अधिक करों और उच्च ब्याज दरें रहेंगी, कर अधिक रहेंगे, ब्याज दरें उच्च रहेंगी, और राजकोषीय प्रतिबंधात्मक राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों की आवश्यकता होगी, ठीक है। अल्प रोजगार मिलेगा, कुल मांग की कमी रहेगी, है ना। स्थिति में क्या होगा कि रोजगार लोगों को बहुत कम मिल पाएगा और मांग में भी कमी आ जाएगी। अगर सप्लाई ज्यादा है मार्केट में, है ना, अगर सप्लाई ज्यादा है तो क्या स्थिति हो सकती है, मार्केट में चीजें बहुत ज्यादा आ रही है तो लोग उसको खरीदेंगे नहीं, तो क्या होगा, धीरे धीरे मांग में कमी आएगी तो लोगों को रोजगार भी तो कम मिलेगा ना। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा चीजों का प्रोडक्शन कर लिया जाए, ठीक है, अगर मार्केट में डिमांड 1000 चीजों की है ही नहीं, मार्केट में अगर डिमांड 1000 चीजों की है ही नहीं, केवल मार्केट में 100 वस्तुओं की डिमांड है और हर 1000 चीजों का प्रोडक्शन हुआ है, तो इसके बाद कोई प्रोडक्शन करेगा, इसके बाद में प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन रुक जाएगा तो लोगों को रोजगार मिलना कम हो जाएगा, रोजगार कम होगा तो बेरोजगारी भी बढ़ेगी, ठीक है। मार्केट में कहीं ना कहीं मंदी, रेसेशन की स्थिति भी क्रिएट हो जाएगी। क्या होगा, मार्केट में रेसेशन की स्थिति क्रिएट यहाँ पे हो जाएगी। उसके बाद में अगला हमारा टॉपिक है आधार प्रभाव। आधार प्रभाव क्या होता है, ये टॉपिक छोटा है लेकिन 2011 में यूपीएससी प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन रहा है, ठीक है। आधार प्रभाव का मतलब होता है बेस इफेक्ट, किसी भी चीज की गणना करने के लिए, जैसे कि कोई भी चालू वर्ष में कीमतें क्या है ना, चालू वर्ष में कीमतें क्या है, इसका आकलन कैसे निकलेगा कि हमको पता हो कि पिछले वर्ष में क्या स्थिति रही है, पिछले वर्ष की मुद्रास्फीति क्या रही है, पिछले वर्ष की महंगाई दर क्या रही है। तो जब हमको ये पता ही नहीं होगा कि पिछले वर्ष की महंगाई दर क्या रही है तो हम आज की अब महंगाई कितनी बढ़ी है इसका आकलन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो हमको पिछले वर्ष की मुद्रास्फीति, क्या पिछले वर्ष की मुद्रास्फीति के बारे में पता होना जरूरी है, पिछले वर्ष की कितनी मुद्रास्फीति वृद्धि हुई है और वर्तमान में महंगाई कितनी है, ठीक है,
वर्तमान में महंगाई कितनी है, वर्तमान मुद्रास्फीति कितनी है, जब इसकी तुलना की जाएगी, है ना, तुलना की जाएगी तो इससे क्या पता चलेगा, चालू वर्ष में मुद्रास्फीति की उच्च दर, कितनी मुद्रास्फीति वृद्धि हुई है। ठीक है, के बाद में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण। मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण क्या होता है? यह एक केंद्रीय बैंक की नीति है। मतलब जब आप देख रहे हैं कि मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो सरकार कोशिश करती है कि महंगाई इतनी ज्यादा ना बढ़े, बेरोजगारी ज्यादा ना बढ़े, लोगों की बेरोजगारी को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, लोगों को रोजगार मिले और लोगों की आय जो प्राप्त हो रही है उसे कहीं ना कहीं विकास हो। ठीक है, जब ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती है तो फिर क्या करती है सरकार, आरबीआई के साथ मिलकर मौद्रिक नीति समिति, आरबीआई की जो मौद्रिक नीति समिति है उसके साथ में मिलकर कुछ ऐसे योजनाएं लाती है, कुछ ऐसे स्कीम्स लेके आती हैं, कुछ ऐसे काम करती है जिसके जरिए क्या हो, कहीं ना कहीं मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जा सके, है ना, मुद्रास्फीति के लक्ष्य को कंट्रोल किया जा सके। तो क्या बनाया गया, केंद्रीय बैंक की नीति है जो मुद्रास्फीति को वार्षिक दर प्राप्त करने हेतु मौद्रिक नीति के संयोजन पर आधारित होती है। मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को मौद्रिक नीति निर्धारण में अधिक स्थिरता, पूर्वानुमान प्रदान करने और पारदर्शिता लाने हेतु जाना जाता है। क्या होती है एमपीसी? आरबीआई की मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत स्थापित एक वैधानिक संस्था है। ठीक है, इसका निर्माण कब हुआ था? 2016 में। और ये 5 वर्ष का लक्ष्य इसमें निर्धारित किया गया था और पहला 5 वर्ष का लक्ष्य 2021 में समाप्त हो गया था और जो दूसरा लक्ष्य 2021 में शुरू हुआ है जो कि 2021 से 2026 तक के लिए बनाया गया है। ठीक है, एमपीसी का जो गठन हुआ है वो नीतिगत ब्याज दर निर्धारण को अधिक उपयोगी और पारदर्शी बनाने के लिए 2016 में किया गया है। ठीक है, एमपीसी मौद्रिक नीति समिति जो होती है वो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत ब्याज दर को निर्धारित करती है। क्या करती है? ब्याज दर निर्धारित करती है, क्योंकि आरबीआई ही तो मौद्रिक नीति को कंट्रोल करती है, आरबीआई तो बैंक रेट को कम ज्यादा करेगी, आरबीआई ही तो है जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कम ज्यादा चीजें करती है। ठीक है, तो आरबीआई ये एक ऐसा मेन फैक्टर है जो किसी भी इंटरेस्ट रेट को कम ज्यादा करेगा। आरबीआई ही मौद्रिक नीतियों का संचालक करता है। ठीक है, आरबीआई ही तय करेगा कि बैंक रेट क्या होगी, बैंक रेट को कम करना है या ज्यादा करना है, रेपो रेट को कम ज्यादा करना है, कम करना है या ज्यादा करना है, और रिवर्स रेपो रेट को कम करना है या ज्यादा करना है। आरबीआई ही तो निर्धारित करता है कि मार्केट में तरलता की स्थिति क्या होनी चाहिए, तरलता की स्थिति कब क्या ज्यादा होनी क्या होनी चाहिए। अगर मार्केट में बहुत ज्यादा तरलता है, अगर डिमांड ज्यादा है और तरलता की स्थिति को कंट्रोल करके ही तो आरबीआई मार्केट की स्थिति को कंट्रोल करती है। अगर मार्केट में डिमांड ज्यादा है, ठीक है, सप्लाई कम है, तो क्या करेगी? कठोर मौद्रिक नीति अपनाई जाएगी। क्या अपनाई जाएगी? कठोर मौद्रिक नीति अपनाई जाएगी। लेकिन वहीं अगर देखा जाए कि डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है तो क्या किया जाएगा? विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनाई जाएगी, क्योंकि कुल मिलाके आरबीआई का काम है कि उसको किसी न किसी तरीके से मार्केट में तरलता को नियंत्रित करना है। क्या काम है आरबीआई का? काम तरलता को नियंत्रित करना। यदि मुद्रास्फीति ज्यादा है, महंगाई ज्यादा है, तो अगर महंगाई ज्यादा है तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या करेगी, आरबीआई क्या करेगी? महंगाई को कम करने के लिए बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट और मौद्रिक नीतियों में बदलाव करेगी, जिससे क्या होगा कि लोगों के हाथ में पैसा कम आएगा और जब पैसा कम आएगा तो लोग खरीदारी करना थोड़ा सा कम करेंगे। ठीक है, इसका कितना लक्ष्य रखा गया था? 4% का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, आरबीआई गवर्नर जो इस मौद्रिक नीति समिति के प्रधान होते हैं, एमपीसी मुद्रास्फीति दर के 4% के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ब्याज दर के निर्धारण का कार्य करती है। भारत सरकार ने आगामी 5 वर्ष के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के लिए +-2% का सहिष्णुता, ये देखिए 4 +-2 मतलब 4% का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और 4% के लक्ष्य के साथ में ही 2% मार्जिनल बैंड को निर्धारित किया है। मतलब 2% ऊपर या नीचे
हो सकता है, ये लक्ष्य 2% ऊपर नीचे जा सकता है। ठीक है, एमपीसी मुद्रास्फीति दर के 4% के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ब्याज दर जो है निर्धारण का कार्य करती है, और आगामी 5 वर्षों में जो आरबीआई है वो मौद्रिक नीति समिति के लिए +-2% अंक के सहिष्णुता बैंड के साथ 4% के मुद्रास्फीति लक्ष्य को बनाए रखने का निर्णय लिया है। ठीक है, उसके बाद में अगला जो टॉपिक है वो है जीडीपी डिफ्लेक्टर। वैसे तो जीडीपी डिफ्लेक्टर को जब जीडीपी हम पढ़ते हैं तब पढ़ना चाहिए, लेकिन छोटा सा उस तब पढ़ेंगे ही सही इसको, जब जीडीपी को हम पढ़ेंगे, जब नेशनल इनकम हम पढ़ेंगे, एक छोटे से रूप में इसको समझा रहे हैं, लेकिन इस पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। तो जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या होता है कि जो हमारी नॉमिनल जीडीपी होती है, ठीक है, नॉमिनल जीडीपी और जो वास्तविक जीडीपी है, जीडीपी डिफ्लेक्टर को हम कब निकाल पाएंगे, है ना। जीडीपी डिफ्लेक्टर को निकालने के लिए जो नॉमिनल जीडीपी में हम जो हमारी रियल जीडीपी है उसको डिवाइड करके इंटू 100 करेंगे तो हमारा क्या होगा, जीडीपी डिफ्लेक्टर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसको क्या कह सकते हैं, सांकेतिक जीडीपी, मामूली जीडीपी भी कहता है, और इसको रियल जीडीपी को वास्तविक जीडीपी भी कहते हैं। ठीक है, तो यही है मामूली जीडीपी डिवाइड में वास्तविक, मामूली का मतलब सांकेतिक हो सकता है, और इसको नॉमिनल भी कहते हैं। ठीक है, वस्तुओं, अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की पूरी श्रृंखला को शामिल करता है। आगे, यह अनुपात उत्पादन में वृद्धि के बजाय कीमत के कारण, उच्च कीमतों के कारण जीडीपी में वृद्धि की सीमा को दिखाने में मदद करता है। अब फिलिप्स वक्र क्या है, अगर हम फिलिप्स वक्र की बात करें, जब हम फिलिप्स वक्र की बात करते हैं, क्या होता है फिलिप्स वक्र, मुद्रास्फीति का जांचने का, मुद्रास्फीति के निर्धारण के लिए मुद्रास्फीति के आकलन का एक तरीका होता है जिसे WC फ्लिक्स ने दिया है। ठीक है, और ये कहते हैं, यहाँ पे अगर हम कहें कि ये मुद्रास्फीति दर है, ठीक है, और यहाँ पे बेरोजगारी को अगर हम ले, तो ये जनाब कहते हैं कि जैसे जैसे मुद्रास्फीति बढ़ेगी वैसे वैसे जो हमारी बेरोजगारी दर है वो कम होती जाएगी, बेरोजगारी दर भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दर में एक व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। मुद्रास्फीति दर और बेरोजगारी में एक व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। ये किसने कहा है, ये फिलिप्स वक्र में जो WC फ्लिक्स है उन्होंने कहा है कि मुद्रास्फीति बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी भी बढ़ेगी। मुद्रास्फीति दर और बेरोजगारी दर के अंतर्गत एक व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, लेकिन प्रोफेसर मिल्टन ने कुछ समय बाद फिलिप्स की इस थ्योरी को थोड़ा सा चेंज करते हुए या परिवर्तित करते हुए कहा है कि यह जो स्थिति होती है, यह स्थिति अल्प समय के लिए होती है ना। लंबे समय तक, दीर्घ अवधि तक अगर देखा जाए तो मुद्रास्फीति दर का बेरोजगारी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। अगर शॉर्ट टर्म का अगर आकलन करें, है ना, महीने, जैसे हम लोग महीने में, माह का आकलन करें कि एक महीने में किस प्रकार से चेंजेस हुआ है, 6 महीने के चेंजेस का आकलन करें या साल भर का आकलन करें, तो शॉर्ट टर्म अवधि के लिए तो ये चीज सही है, लेकिन लॉन्ग टर्म अवधि के लिए, दीर्घ अवधि के लिए ये चीज निराधार हो जाती है। उनके हिसाब से जो प्रोफेसर मिल्टन है उन्होंने कहा है कि अल्प दीर्घ अवधि में मुद्रास्फीति दर का बेरोजगारी दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद इसी के अंतर्गत थोड़ी सा और लॉस पेयर ने भी इसमें ही अपनी कुछ थ्योरीज आगे बढ़ाई है ना, और फिर पेशे ने भी इसी चीज को और फिशर ने भी इसी चीज को थोड़ा सा ऊपर नीचे करके एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो परिवर्तन समय के साथ होते हैं और हर थ्योरी खारिज होती है जब कोई नई थ्योरी आती है। ठीक है, तो ये फिलिप्स वक्र है जो कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट को दर्शाता है, और जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रही है वैसे वैसे कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ रही है।
ये फ्लिक्स कर्व है जो कि ऊपर से नीचे की तरफ इस तरीके से बनाया जाता है। अब उत्पादन मूल्य सूचकांक है ना, प्रोडक्शन प्राइस इंडेक्स, प्रोडक्शन प्राइस इंडेक्स क्या करते हैं कि वस्तुओं की कीमतों, प्रोडक्शन जो उत्पादन हो रहा है तो उत्पादन की कीमतों का ही आकलन करेगा। तो ये वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में जो बदलाव हुआ है ना, उसका आकलन करता है कि किस प्रकार का परिवर्तन हुआ है। इसे आउटपुट पीपीआई कहा जाता है। जब ये उत्पादन की जगह छोड़ता है तो इसे आउटपुट पीपीआई कहा जाता है, और जब ये उत्पादन प्रक्रिया में प्रवेश करते हैं तो इसे इनपुट पीपीआई कहा जाता है। पीपीआई का निर्माता को मिलने के लिए औसत कीमतों में बदलाव को दर्शाता है। मतलब परचेसिंग पावर इंडेक्स, अगर हम लोग एक बास्केट ले लें, ठीक है, हम एक बास्केट में अगर 6 चीजों को रख दें, है ना, तो ये इन समय के साथ जब इस बास्केट की चीजों में या मूल्य में जो परिवर्तन हो रहा है तो ये उसी को शो करता है। क्या करता है कि जो हम लोगों को आउटपुट मिल रहा है तो इनपुट और आउटपुट के बीच में जो डिफरेंसेस होता है उसको ये बताता है। ठीक है, लॉस पेयर्स का कह रहा है कि जर्मन अर्थशास्त्री एडिसन लॉस पेयर्स द्वारा डब्ल्यूपीआई सीपीआई आईआईपी की गणना के लिए प्रस्तुत किया गया है। डब्ल्यूपीआई सीपीआई की गणना के लिए इसको प्रस्तुत किया गया है, जो कि हम आगे देखेंगे। पेशे सूचकांक या जर्मन अर्थशास्त्री हरमन पेशे द्वारा प्रतिपादित किया गया था, और इसके अनुसार वस्तुओं की टोकरी का मूल्य आधार वर्ष के आधार पर, आधार वर्ष मतलब बेस ईयर के आधार पर निर्धारित किया जाता है। फिशर सूचकांक अमेरिकी अर्थशास्त्री थे, इरविंग फिशर द्वारा प्रतिपादित किया गया है, जिसका यह एक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है ना, सीपीआई है, जिसका उपयोग वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि को मापने के लिए किया जाता है। वस्तु और कीमतों की कितनी वृद्धि हुई है उसको मापने के लिए फिशर सूचकांक का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसकी गणना लॉयस पेयर्स इंडेक्स और ज्यामितीय मूल्य सूचकांक के ज्यामितीय माध्य के रूप में की जाती है। अब उत्पादन मूल्य सूचकांक बनाम थोक मूल्य सूचकांक, अब डब्ल्यूपीआई क्या है और सीपीआई क्या है, और डब्ल्यूपीआई और सीपीआई की गणना किस प्रकार की जाती है, इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।